नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायपोलर डिसऑर्डर होने के फ़ायदे क्या होते हैं। ये सुनकर बड़ा आपको अजीब लगेगा, पर ये बात सच है कि बायपोलर डिसऑर्डर और दूसरे बहुत सारे ऐसे साइकाइट्रिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को बायपोलर डिसऑर्डर है, या जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने एंजाइटी ओसीडी के भी फायदे बताए हैं, और आगे भी मैं कुछ ना कुछ आपसे ऐसे वीडियोस पे डिस्कशन करूंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के फायदे होते हैं। ये इसलिए सोचा जाता है, ऐसा इसलिए देखा जाता है क्योंकि कई सारे जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन लोगों के कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं या उनके डिसऑर्डर की वजह से ही उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज आई हुई होती हैं जिसकी वजह से वो उसका लाभ ले सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। तो फायदे का मतलब ये नहीं कि बायपोलर डिसऑर्डर हो तो अच्छी बात है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो तो अच्छी बात है। डिप्रेशन के भी फायदे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेस्ड होना फायदे की बात है। इस तरह के आइडिया का, इस तरह के कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर किसी को बायपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस डिसऑर्डर में रहते हुए भी, उसको एक्सपीरियंस करते हुए भी फायदा ले सकते हैं अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स और अपने नेचर को और ज्यादा एक्सप्लोर करके, एक्सप्रेस करके, उससे अपने बेनिफिट में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में एडवांटेज ले सकते हैं। इसी तरह से हम बायपोलर के बारे में इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बायपोलर डिसऑर्डर के 5 फायदे मैं आपको बताऊंगा जिसके नजर से अगर हम बायपोलर डिसऑर्डर को देखें, या वो लोग जिनको बायपोलर डिसऑर्डर है, तो वो इसको यूटिलाइज करके अपने फेवर में मोड़ सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि उनकी लिविंग कंडीशन बेटर हो पाए। जब हम ये कहते हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर के कुछ बेनिफिट हैं, तो हमारा जो मेन जो फोकस है वो मेनिक या हाइपोमेनिक एपिसोड की तरफ है। इस वीडियो में हम डिप्रेशन पे बात नहीं करेंगे, और साथ ही डिप्रेशन को हम इस नजर से कम देखते हैं कि डिप्रेशन के कुछ फायदे होंगे, स्पेशली बायपोलर डिसऑर्डर में। जिन लोगों को डिस्थाइमिया होता है, मतलब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या जिनको रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, उनके केस में हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। पर बायपोलर पे जब हम बात करेंगे तो हम मेनली मेनिक एपिसोड या हाइपोमेनिया वाली जो कंडीशन होती है उस पर फोकस करेंगे। तो होता यह है कि हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो मेनिया जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है बहुत हाई एनर्जी से, हाई इंटेंसिटी एनर्जी, बहुत ज्यादा जोश आता है, थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, नए नए आइडियाज आने लगते हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है फेवर करती हैं कहीं ना कहीं एक पर्सन की बहुत हाइटेंड परफॉर्मेंस को, मतलब वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो लाइफ के कई सारे एरियाज में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे सकती है या देती है, मैक्सिमम केसेस में देती है। तो वहां हम ये कह सकते हैं कि मेनिक एपिसोड के अंदर कुछ एडवांटेज लिए जा सकते हैं। हालांकि हम कोर जो मेनिक एपिसोड्स होते हैं उसको बहुत एडवांटेजेस नहीं देखते। रीजन ये है कि उसके अंदर लोग बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो जाते हैं, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स बहुत कॉमन हो जाती हैं, साथ ही साथ पैरानॉइड डिल्यूजन्स भी आ जाती हैं। तो अगर ब्रेन की केमिस्ट्री कुछ इस तरह की है जिसमें मेनिक एपिसोड में डिसेबिलिटी ज्यादा आ रही है, पर्सन का जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो खराब हो रही है, तो उस केस में हम मेनिक मूड को किसी एडवांटेजियस साइड नहीं देख सकते। एडवांटेजियस साइड हम तभी देखते हैं जब वो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या किसी और तरह के एक्सप्रेशन का वो पार्ट बनता है, मैनिफेस्ट करता है उसमें। और जिन लोगों के मेनिक एपिसोड होते हैं उससे पहले जब उनको हाइपोमेनिया का एपिसोड हो रहा होता है, मतलब कई लोगों में हाइपोमेनिक एपिसोड ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, धीरे 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 वो मेनिक एपिसोड में हम कहेंगे कि कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोग जो बायपोलर 2 डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं वो मेनिक एपिसोड होने के बाद बायपोलर 1 में कैटेगराइज किए जाते हैं। पर बहुत से लोग हाइपोमेनिया के टाइम पे, हाइपोमेनिक एपिसोड में बहुत इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी महसूस करते हैं, और वो दिखाई भी देती है। साथ ही साथ जिन लोगों को मेनिक एपिसोड भी हो चुके होते हैं वो भी अक्सर कई बार अपने हाइपोमेनिक एपिसोड में रहते हैं जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, या जिसके लिए वो कई बार ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो होता यह है कि जो हाइपोमेनिया है वो ज्यादा एसेंशियल है, या हम कहें कि उसके फायदे मेनिक एपिसोड के मुकाबले ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेनिया में अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत नुकसान हो जाता है, ड्रग अब्यूज बढ़ जाता है, ग्रैंडियोसिटी, पैरानॉइड, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, जिस वजह से अक्सर पेशेंट का मेडिसिन जो है वो बढ़ा दिया जाता है या उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है।
और उसको बहुत ही सुपरवाइज्ड केयर दिया जाता है। तो मेनिक एपिसोड के तो हम नहीं कहेंगे कि उसके कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने में आते हैं, पर हाइपोमेनिया जो कि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोगों में भी मिलता है जिनमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी या एंटी सोशल पर्सनैलिटी, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी। इनमें भी बड़ा कॉमनली हाइपोमेनिक एपिसोड या टेंडेंसीज दिखाई देती हैं। तो वो लोग इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हाइपोमेनिक टेंडेंसीज को हम पहचान लें या हाइपोमेनिक स्टेट में हम किसी तरह से अवेयरनेस और इंसाइट के साथ अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। तो हाइपोमेनिया पर हम मेनली फोकस करेंगे जब हम ये कहते हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर के बेनिफिट्स देखने हैं। बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स के साथ अक्सर ये कॉमनली देखने में आता है कि जब वो थोड़े एक्साइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है, तो अक्सर वो अपना ट्रीटमेंट लेना भी छोड़ देते हैं और वो अपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे वो दुनिया से थोड़े कट भी जाते हैं। या तो वो कई बार तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो जाएंगे, पर कभी कभी अपने ओवर कॉन्फिडेंस या अपने टैलेंट और एबिलिटी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की वजह से वो लोगों से थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं। तो आइसोलेशन की वजह से, थोड़ा दूसरों से विड्रॉ करने की वजह से वो ट्रीटमेंट, मेडिसिन, थेरेपी इनको भी अवॉइड करने लगते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हाइपोमेनिक एपिसोड का एक नुकसान भी होता है। मेनिया में तो ये चीजें होंगी क्योंकि वहां इंसाइट जो है इंपेयर्ड हो जाती है, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि वो मेनिक एपिसोड में है। पर हाइपोमेनिया में जानते हुए भी कि मुझे हाइपोमेनिया का एपिसोड हो रहा है या मैं थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूं, पेशेंट जो है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से अक्सर ऐसा मानता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे को तो अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है, मैं ठीक हो चुका हूं बिल्कुल, या ठीक हो चुकी हूं, मुझे अब मेडिसिन की थेरेपी की जरूरत नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हाइपोमेनिया जो है वो धीरे धीरे मेनिया की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है क्योंकि ट्रीटमेंट छूट गया है। पर उस हाइपोमेनिक एपिसोड में क्या देखने में आता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव और क्रिएटिव दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक हम कहेंगे कि हाइपोमेनिया में ये जो कंडीशन बन जाती है, इसमें वार्निंग साइंस की तरह से देखा जाना चाहिए, जिसमें बायपोलर डिसऑर्डर के हाइपोमेनिक एपिसोड में कुछ खतरे भी मौजूद हैं। तो आइए अब हम इस पर बात करें कि हाइपोमेनिया के या बायपोलर डिसऑर्डर इन जनरल अगर हम कहें, क्योंकि हाइपोमेनिया में जब होता है तो हम बायपोलर 2 डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं, तो क्या क्या इसके फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, जैसा कि बताया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है। ज्यादा एनर्जी की वजह से पर्सन जो होता है उसके मन में बहुत बड़े बड़े आइडियाज आते हैं, वो काफी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। इस हद तक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है कि वो सोता भी नहीं है, कई बार कई दिन तक नहीं सोता है। 4 से 5 दिन ना सोना बहुत आम होता है एक बायपोलर पेशेंट के लिए जब वो हाइपोमेनिक एपिसोड में होता है या धीरे धीरे जब वो मेनिया की तरफ प्रोसीड कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि वो अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस में कई बार कुछ ऐसे अच्छे डिसीजन ले लेते हैं जो पेंडिंग पड़े थे, जिस पर पहले वो बहुत सोच रहे थे, या इससे पिछला उनका एपिसोड हो सकता है डिप्रेसिव रहा होता, या इससे पहले मेनिया के बाद उनका हो सकता है डिसेबिलिटी किसी तरीके की आई हो जिसमें वो काफी टाइम तक इस लायक ही ना रहे हो कि उन्होंने कोई बड़े डिसीजन लिए हो। पर दिमाग में चलता रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरह के मुझे प्लान्स बनाने हैं। तो हाइपोमेनिया के कभी कभी एपिसोड्स में वो सारे डिसीजन, सारे एक्शंस जो पेंडिंग पड़े थे वो ले लेते हैं। तो ऐसे में वो बचे कुचे काम, अधूरे काम पूरे हो जाने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं जो कि आम वो नॉर्मल या रेमिशन वाले स्टेट में नहीं ले पाते। मतलब जब 2 एपिसोड्स के बीच का जो पीरियड है वो उतने करेजियस नहीं दिखाई देते जितने कि वो हाइपोमेनिया के एपिसोड में दिखाई देते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है कि हाइपोमेनिया में वो ज्यादा अच्छे डिसीजन और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना हाइपोमेनिया या कई लोगों के लिए मेनिक एपिसोड में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। मेनिया के शुरुआती फेज में जब तक कि पेशेंट की कंडीशन वर्सन नहीं हो चुकी है, मेनिक एपिसोड के भी इसी तरह के फायदे देखे जा सकते हैं। और इन फायदों का, इस तरह के का एक एक्सटेंशन हम कहेंगे ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स और उनके आसपास के लोगों को भी उससे फायदा पहुंचता है। तो अक्सर लोग इसको एक्नॉलेज भी करते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, तो एक फीडबैक भी मिल जाता है कि मेरा ऐसा करना मेरे लिए फायदे का हुआ, तो अक्सर उसको रिपीट करने की टेंडेंसी होती है। पर क्योंकि हाइपोमेनिया या मेनिया एक डिसऑर्डर का स्टेट है, एक एपिसोड है, मूड डिसऑर्डर, एक एक्सट्रीम मूड का स्टेट है, तो पर्सन क्या करता है, कुछ ना कुछ गलतियां कर देता है। और वो गलतियां करने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से एग्रेसिव हो सकता है
और गलतियां करने की वजह से वो पैरानॉइड भी हो सकता है, जहां उसको लगता है कि वो लोगों से लड़ चुका है या लड़ चुकी है, जिसमें कि उसके ऊपर कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे और लोग उससे बदला लेना चाहेंगे या लोग उसका नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। तो अक्सर प्रोडक्टिविटी वाले फेज के बाद पेशेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो जाता है। पहले ग्रैंडियोसिटी रहती है और बाद में धीरे धीरे पैरानॉइड आइडियाज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर ये लंबे टाइम तक चले ये प्रोडक्टिविटी वाला फेज, तो उसके नुकसान है। तो ऐसे में हम कहेंगे इसके फायदे तो दिख जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, बट फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम तक ही दिखाई देते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हाइपोमेनिक एपिसोड में अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहता है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके नुकसान है और बाद में उसके नुकसान फेस किए जा सकते हैं। तो इस तरह से मेनिक एपिसोड में प्रोडक्टिविटी को देखा जाना चाहिए। पर यह बात ठीक है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नुकसान है पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इसको आदत नहीं बनाई जा सकती, इसको एंकरेज नहीं किया जा सकता और डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट करते भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा जो मकसद है वो ये नहीं कि मैं आपको एंकरेज करूं कि ऐसा करो। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये कि मैं बस बताऊं कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है, पर इससे कोई ऐसा आइडिया नहीं लेना कि जो किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, क्योंकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं और कई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस इररिपेरेबल होते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, पहलू आता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो है कॉन्फिडेंस ज्यादा होना। जैसा मैंने पहले बताया, भले मैंने ओवर कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में बताया, पर पेशेंट को कॉन्फिडेंस बहुत आता है, उसको लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, मैं बहुत सारे ऐसे डिसीजन पास्ट में लिए हैं, या मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिसकी वजह से मैं बहुत बड़े बड़े प्लान्स को पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे को एक कंपनी खोलनी है, मेरे को एक नया बिजनेस खड़ा करना है, मेरे को बाहर कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, वहां पर जाकर मेरे को एक कंपनी में काम करना है, इंटरव्यू देना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने हैं, छोटी मोटी कंपनी में नहीं, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को जरूरत से ज्यादा आंकने लगते हैं। पर इसका एक फायदा कहां होता है, पॉजिटिव साइड कहां आती है, वो ये कि अक्सर उन पेशेंट्स में जिनमें बायपोलर डिसऑर्डर होता है कुछ ना कुछ पोटेंशियल, टैलेंट, एबिलिटी होती ही है। तो इस वजह से वो कई बार अपने इस कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे भी देते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कर देंगे किसी तरीके से, कुछ अच्छा, कोई अगर म्यूजिशियन, आर्टिस्ट वगैरह है, कोई राइटर है तो कुछ अच्छा लिख देंगे, बना देंगे, म्यूजिक कंपोज कर देंगे। तो अक्सर ये कॉन्फिडेंस उनके काफी फायदे में भी वर्क करता है। बट ये जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम का बूस्ट हो जाना, ये बहुत कॉमन है, जो कि मेनिया या हाइपोमेनिक एपिसोड्स में देखा जाता है। पर साथ ही साथ जैसे पहले बताया, ये शॉर्ट लिव्ड है प्रोडक्टिविटी की तरह, क्योंकि अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहा तो हाइपोमेनिया से या तो वो पर्सन जो है वो मेनिया में चला जाएगा, या ये ओवर कॉन्फिडेंट होना मेनिक एपिसोड का ट्रिगर भी हो सकता है। हो सकता है कि रियल लाइफ में जब वो पर्सन अपने किसी परफॉर्मेंस की वजह से उसको फीडबैक मिला, उसको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, या कहीं से जाके उन्होंने अपने बारे में सुन लिया कि तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और वो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे खुद से, जिस वजह से अगेन वो कई गलत डिसीजन या एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है चार्म, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स। मतलब आप अगर किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो कि मेनिक एपिसोड में है या हाइपोमेनिक एपिसोड में है, तो वो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें करेगा जो कि सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी, दूसरे लोग इनमें बड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि हमेशा इतने चेयरफुल मूड में रहने की इनकी आदत बन जाती है। जब भी बात कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको एंटरटेन करते हैं बहुत, ये दूसरों को बहुत इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है, एबिलिटी है, तो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए एंटरटेन करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, तो दूसरे इनसे बड़ा नेचुरली बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि इनके पास सच में बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो दूसरे इनमें भरोसा भी दिखाएंगे। और इस वजह से कई बार ये लोगों के साथ किसी ना किसी बिजनेस या प्रोफेशनल इंटरेक्शन में उलझ जाते हैं, मतलब टाई अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो प्रॉब्लम्स बनती हैं, क्योंकि बाद में वो कमिटमेंट नहीं दे पाते। क्योंकि मेनिक एपिसोड या हाइपोमेनिया के टाइम पे तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, पर बाद में कमिटमेंट नहीं दे पाते, इंटरपर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, मेनिया भी बढ़ चुका होता है, अनरियलिस्टिक प्लान्स इतने बन जाते हैं कि सामने वाला भी पहचान लेता है कि इस बंदे में उतना दम नहीं है या ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि ये पहले बात करता था, इनिशियली लगता था। तो ऐसे में बाद में इंपल्सिविटी, एंगर, पैरानॉइड फीलिंग्स, ये सब बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस
एस्पेक्ट का भी एक नेगेटिव पहलू ही देखने में आता है, पर वो जब लंबे टाइम तक एक्सटेंड रहे। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं वो बड़े चार्मिंग, बड़े अट्रैक्टिव, बड़े एनर्जेटिक, बड़े पॉजिटिव और बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं, जो कि इजीली दिख सकता है। खासकर हाइपोमेनिया में तो वो और भी नेचुरल लगता है। मेनिया में तो फिर भी दिख सकता है कि कुछ एबनॉर्मल है या कुछ अनस्टेबल है, पर हाइपोमेनिक एपिसोड में तो सब चीजें बड़ी नॉर्मल लगती हैं। तो इस वजह से लोग इनके पास इनसे जुड़ना भी चाहते हैं, इनके दोस्त बनना चाहते हैं, और यही क्वालिटीज इनके मूड की हाइपोमेनिया के टाइम पर इनको बहुत एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग बना देती है। तो अक्सर ये हाइपोमेनिक एपिसोड में बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं और बहुत सारे बिजनेस या प्रोफेशनल इश्यूज में और बहुत कनेक्शंस में ये उलझ जाते हैं, जो कि जैसा बताया कि बाद में जाके नुकसान भी दे सकता है। नेक्स्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है बायपोलर डिसऑर्डर का, वो है यूफोरिया की फीलिंग। बहुत ही खुश, बहुत ही आनंदित, बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही पॉजिटिव फील करना। मूड पॉजिटिव है, मूड हाई है। हाई मूड का मतलब है ज्यादा एनर्जी है, एक्साइटेड है, कुछ करने के लिए हमेशा विचलित है, मतलब विलिंग है, पर साथ ही साथ बड़े खुश भी हैं। हर चीज इन्हें बड़ी पॉजिटिव लगती है। ये दूसरों के अंदर भी बड़ी पॉजिटिव क्वालिटीज देखना शुरू कर देते हैं, दूसरे इन्हें अच्छे लगने लगते हैं। डिप्रेशन के टाइम पे जहां लगता है कि दूसरे जो है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं और हम उनसे बिल्कुल किसी जगह कंपेयर नहीं कर पाते, हम उनसे बिल्कुल कंपीट नहीं कर पाते, हम वर्थलेस हैं, वहीं मेनिया के टाइम पे ये दूसरों को अप्रोच करने का इनका मन करता है। तो उसमें क्या होता है, इनका मूड बड़ा पॉजिटिव रहता है। तो हम कह सकते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इनसे, या जैसे हम कहते हैं कि किसी से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो इनसे अक्सर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हुई दिखाई देंगी। लगेगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव माइंड वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन है, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये क्रिटिसिज्म वगैरह ना के बराबर देते हैं। किसी किसी केस में इरिटेबिलिटी, पैरानॉइड थिंकिंग ज्यादा हो तो ये क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, बट आमतौर पे ये अपने मेनिक या हाइपोमेनिक एपिसोड में क्रिटिसिज्म नहीं देते, क्योंकि ये खुद से ऑक्यूपाइड है। ये अपने टैलेंट, पोटेंशियल, एबिलिटी से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। ये दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, जबकि ये अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को। तो इनसे पॉजिटिविटी दिखाई देती है। साथ ही साथ इनको हर चीज बड़ी पॉजिटिव दिखाई देती है। लाइफ को एंजॉय करना है, हर एक्साइटिंग एक्टिविटी करनी है, एडवेंचरस हो जाते हैं, लाइफ को ज्यादा से ज्यादा जीने की, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। वो सारे काम जो इनको एक टाइम पर लगता था नहीं कर सकते, या खतरा होगा, या कभी कहीं पेंडिंग पड़े होंगे, वो सारे काम करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है बड़े लाइवली हो गए हैं, बड़े जीवंत हो गए हैं, बड़े ज्यादा ये ऐसे हैं कि बस इनके साथ अगर हो लिया जाए तो बस लाइफ को हम पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर रिस्क बना रहता है सब्सटेंस अब्यूज का, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे तो ये काफी खर्चा कर देंगे, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। एडवेंचरस हो जाएंगे तो कुछ रिस्क ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें अगेन नुकसान ये होगा कि सब्सटेंस अब्यूज बढ़ जाने की वजह से इनका मेनिक एपिसोड बढ़ जाएगा, पैरानॉइड और ग्रैंडियोस आइडियाज कई गुना बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में ये सब क्वालिटीज दिखाई देंगी, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन इनके अंदर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और ग्रेजुअली ये एपिसोड के सीवियर डिसेबलिंग वाले एस्पेक्ट की तरफ, पहलू की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कुछ एस्पेक्ट बड़े पॉजिटिव हैं जो इनिशियली दिखाई देते हैं, बाद में वर्स हो जाते हैं, या आमतौर पर भी इनकी पर्सनैलिटी में ये क्वालिटीज होती ही हैं, जिसकी वजह से इनका एक पर्टिकुलर टाइप नेचर होता है, जैसा कि मैं पॉजिटिव क्वालिटीज के थ्रू बता रहा हूं, जो कि अच्छा लगता है, बट अगेन उसके खतरे बहुत मौजूद हैं। नेक्स्ट एक लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनसाइट, इंटेलेक्चुअलिटी। बायपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इंटेलेक्चुअल आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना सही होगा कि बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। हाई इंटेलिजेंस और बायपोलर डिसऑर्डर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। न्यूरोसाइंटिस्ट में, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में ये जाना हुआ, माना हुआ फैक्ट है कि जो बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं वो क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। और पूरी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि बहुत हाईली क्रिएटिव थे, हाईली इंटेलिजेंट थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन कुछ ना कुछ थे, और उनको बायपोलर डिसऑर्डर रहा है। हालांकि उस टाइम पर शायद हम कहें 200-400 साल पहले बायपोलर डिसऑर्डर का कोई डायग्नोसिस तो नहीं मिलता था, बट अगर उनकी पूरी लाइफ को देखा जाए, उनके बायोग्राफीज के थ्रू या किसी और तरह से उनके वर्क्स के थ्रू, तो क्लियरली दिखाई देता है कि उनको कहीं ना कहीं बायपोलर डिसऑर्डर रहा था, जब वो मेनिक एपिसोड में आकर कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएटिव वर्क कर देते थे। और वो अपनी इंटेलिजेंस और अपने चार्म, अपने अट्रैक्टिवनेस के लिए बहुत कॉमनली जाने जाते थे। जैसे दो नाम आपको बहुत कॉमनली सुने होंगे, एक है लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो के ऊपर अभी एक वेब सीरीज भी आई थी, शायद नेटफ्लिक्स पे आई थी, जो आपने देखी हो, तो आप देखेंगे कि वो कितना चार्मिंग, कितना अट्रैक्टिव और कितना कॉन्फिडेंट पर्सन है।
लाइफ के सारे स्ट्रेसेस, सारे स्ट्रगल्स को बहुत आराम से वो ओवरकम कर जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएटिविटी, अपनी एबिलिटी, अपने टैलेंट को ही एक्सप्रेस करने में, उसी के जुनून में हमेशा लगा रहता है। और उसको मेनिक एपिसोड आते हैं, वो बहुत हाई होता है। हालांकि वेब सीरीज में ऐसा दिखाया नहीं गया है, बट जैसा कि उनकी लाइफ में देखने में आता है कि वो बहुत एक्साइटेड और बहुत हाई वाले एपिसोड में, फेज में बहुत क्रिएटिव और बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क कर देते थे और कई बार बहुत रिस्क ले देते थे। तो इस वजह से अक्सर वो थोड़े बदनाम थे और उनके पीछे कोई ना कोई लगा रहता था कि भाई ये बंदा जो है ये बहुत लीगल काम नहीं करता है, इसको पकड़ो, और इसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी आसपास के लोग करते रहते थे। तो लियोनार्डो डा विंची हो गया और दूसरे थे विंसेंट वैन गॉग। ये अक्सर अपने मेनिक एपिसोड में बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना दिया करते थे। और इनके पूरी लाइफ को अगर देखा जाए, जिन लोगों ने इनको लाइफ को पढ़ा है और इसके बारे में काफी रिसर्च आर्टिकल्स में, जर्नल्स में लिखा भी गया है कि इनकी जो पूरी लाइफ देखा जाए तो इनके खास आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि जब मेनिक होते थे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना दिया करते थे और फिर बाद में सडनली ये थोड़े टाइम के लिए ये बड़े डिप्रेसिव फेज में चले जाते थे, जहां ये किसी से बात नहीं करते थे और विड्रॉ कर लेते थे। और इनका जो अंत था वो भी बड़ा खराब रहा था, इन्होंने सुसाइड किया था। तो ऐसे में हम एक दूर से हम कह सकते हैं, देख सकते हैं इनकी लाइफ को देख के कि हाँ, ये बहुत क्रिएटिव लोग जो रहे हैं, बहुत इनोवेटिव लोग रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते थे हाई और लो वाले फेजेस के साथ ही साथ ये भी कहना यहां पर सही होगा, जो मैं चाहूंगा कि ऐड करूं यहां पर, ऑल्दो मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा, कि जीन्स में भी अगर हम देखें, जेनेटिकली डीएनए में अगर हम देखें, तो क्रिएटिविटी और हाई इंटेलिजेंस के जो जीन्स होते हैं और बायपोलर के जो, और स्किजोफ्रीनिया, इनफैक्ट यहाँ स्किजोफ्रीनिया और स्किजो अफेक्टिव और स्किजो टाइपल पर्सनैलिटीज जो होती हैं, उनके भी जो जीन्स होते हैं वो आपस में को ऑकर करते हैं, साथ साथ ऑकर करते हैं। मतलब जिन लोगों में स्किजोफ्रीनिया, स्किजो अफेक्टिव, स्किजो टाइपल, स्किजोइड पर्सनैलिटी या बायपोलर या बॉर्डरलाइन जैसे जो ट्रेट्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी और हाई इंटेलिजेंस अक्सर मिलती है, क्योंकि ये जेनेटिकली लिंक्ड है। तो ये भी कहना शायद अच्छा होगा, ये चीज एक अच्छा इंडिकेशन है कि अगर हम इसका फायदा उठाएं, अगर हाई इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का, तो बायपोलर को अगर मैनेज करके अगर हम फायदा उठा पाए तो शायद ज्यादातर लोग जिनको बायपोलर डिसऑर्डर है वो काफी क्रिएटिव, इंटेलिजेंट वर्क अपनी लाइफ में कर सकते हैं और उसकी मदद से बहुत पॉपुलैरिटी, फेम और साथ ही साथ बहुत अच्छी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्टिव और स्टेबल तरीके से अगर आगे बढ़े, रादर देन कि सिर्फ हाई आइडियाज में सोच कर अपने में ही खुश रहकर, अपने में सेल्फ ऑक्यूपाइड रहने की बजाय, सेल्फ एब्जॉर्ब रहने की बजाय अगर सोशली ओरिएंटेड हो जाएं, अगर समाज में ढल कर, समाज में एडजस्ट होकर अगर वो अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को कोई अच्छा एक प्रोडक्ट निकाल पाए, मैनिफेस्ट कर पाए, उसको दूसरों के वेलफेयर में, अपने आसपास के लोगों की वेलफेयर में या सोसाइटी की प्रोग्रेस में अगर इसको यूज कर पाए, तो काफी बेटर है अगर बायपोलर के यही पॉजिटिव क्वालिटीज को यूटिलाइज किया जा सके। तो ये था मेरा एक ब्रीफ डिस्कशन इस बारे में कि कैसे बायपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं। अगेन मैं ये कहूंगा कि ये सारे के सारे जो पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, इनके साथ इनके नेगेटिव एस्पेक्ट भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक तरफ सिक्के का एक पहलू जो है वो बहुत पॉजिटिविटी रखता है अपने में, दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत नेगेटिविटी रखता है। तो बाहर से अगर पॉजिटिविटी को बढ़ावा दोगे तो दूसरी तरफ से पीछे खिंचा हुआ चलाता रहेगा नेगेटिविटी भी, क्योंकि वो उसके साथ मौजूद है। सिक्के का एक पहलू अलग नहीं रह सकता, साथ साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ। अगर हेड है तो टेल भी है, तो हेड की तरफ बढ़ रहे हो तो टेल भी साथ साथ पीछे आ रही है, कभी भी पासा पलट सकता है और टेल आप पर हावी हो सकती है, मतलब दूसरा पहलू हावी हो सकता है। इसलिए कॉशन के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। यहां मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा, इनफैक्ट एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा कि जितने भी पॉजिटिविटीज हैं बायपोलर डिसऑर्डर की या फायदे हैं, ये सब शॉर्ट लिव्ड होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। मैक्सिमम लोगों में, क्योंकि एपिसोड जो होता है मूड का वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग और डिसेबलिंग हो जाता है, इसलिए वो इन ट्रेट्स को या इन क्वालिटीज को बहुत लंबे टाइम तक किसी हेल्दी वे में कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसलिए ये बस ऊपर ऊपर से थोड़े टाइम तक दिखाई देते हैं, या अगर लंबे टाइम तक भी दिखाई दें तो अंदर से पर्सन की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिसरप्टेड होती है, अफेक्टेड होती है नेगेटिवली। तो इसलिए सही तरीके से अगर अपने ट्रीटमेंट को पर फोकस किया जाए, इन क्वालिटीज का मिसयूज ना किया जाए, या इनको बहुत अनरेगुलेटेड, डिसइनहिबिटेड, मतलब बिल्कुल लापरवाही से एक्सप्रेस करते जाएं और इसको बस फॉलो करते जाएं, फ्लो में डूबे रहें, तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने में आते ही आते हैं। इनफैक्ट यही सारे जो बताए पहलू, ये
एपिसोड को ट्रिगर करने का भी काम कर सकते हैं, और करते ही हैं किसी ना किसी वे में, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए ऐसा महसूस करता है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, एबिलिटी है, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, प्रोडक्टिव हूं, क्रिएटिव हूं, देखो मैंने क्या क्या कर दिया। तो उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो अपने लाइफ के सबसे बेस्ट फेज में हूं। एक अलग सा नशा आ जाता है मूड एपिसोड का, या मूड एपिसोड में एक नशा सा आ जाता है, बिना ड्रग के भी वो नशा आ सकता है, क्योंकि मूड के हाई होने की वजह से एक इंटॉक्सिकेशन सी फील होती है, एक एक्सटेसी सी फील होती है, और ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, मैं सब ठीक कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जो कर रहे हैं वो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अपने को सही देखता है इंसान, और उस वजह से वो बहुत सारी गलतियां कमिट कर देता है। या तो वो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ता नहीं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है सब ठीक है मेरे साथ, मैं सब मैनेज कर सकता हूं या कर सकती हूं, या अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। तो ये नेगेटिव साइड ध्यान में रखें, इसलिए इन फायदों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इनको अगर सही तरह से यूटिलाइज या चैनलाइज किया जाए तो ही फायदा है। उसके लिए ट्रीटमेंट को रेगुलरली लेते रहना जरूरी है, अपने मूड एपिसोड को स्टेबलाइज करके रखना जरूरी है। थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी और इन सब में कमी आएगी, पर वो आपको एक स्टेबिलिटी देगी। तो स्टेबिलिटी को चुनना है या इन पॉजिटिव ट्रेड्स को चुनना है, ये आपके हाथ में है, ये पेशेंट के हाथ में है, ये उसको जो समझा रहे हैं उनके हाथ में है कि वो समझाएं कि जो पॉजिटिविटीज हैं उनको आंख बंद करके फॉलो ना करके स्टेबिलिटी की तरफ फोकस किया जाए, जिसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी होगा, थेरेपी या मेडिसिन या दोनों रेगुलरली लेते रहना पड़ेगा, ताकि मूड के एपिसोड्स मैनेज रहें, ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज ट्रिगर का काम ना करें, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो इन पॉजिटिव क्वालिटीज की मदद का कभी भी यूटिलाइज करके इसको सेफ तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है, और लाइफ में अच्छे आउटकम्स अचीव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो इस जानकारी का अगर आपको फायदा हुआ हो, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें ऐसे पर्सन से जिसको इससे बेनिफिट मिल सकता है, और साथ ही साथ चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको ऐसी वीडियोस की और जानकारी मिल पाएगी, आप रेगुलरली ऐसी वीडियोस देख पाएंगे। धन्यवाद।